हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं बता देती हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th, 12th, बीबीए, बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इन वीडियोस का फायदा उठाइए और इनकी मदद से पढ़ना शुरू करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। राइट। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट शीट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था कॉस्ट शीट क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट शीट का, और फिर हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट या कह लीजिए परफॉर्मा जो है वो समझा था कि कॉस्ट शीट हम बनाएंगे कैसे। राइट। लास्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया था कॉस्ट शीट समझाते हुए। न्यूमेरिकल मैं अलग से कवर करा रही हूँ, न्यूमेरिकल मैं सेपरेट लेक्चर में कवर कर रही हूँ, इसलिए भी क्योंकि कॉस्ट शीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जो क्वेश्चन कैसे करेंगे ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल उस जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें नहीं कवर किया है। ठीक है। और इस लेक्चर को देखने से पहले आप लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां हमने कॉस्ट शीट का थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है ना वो कवर किया है। पहले थ्योरी समझ में आनी चाहिए, कॉस्ट शीट बनेगी कैसे ये समझ में आना चाहिए, और उसके बाद न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम केवल न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम 3 न्यूमेरिकल करेंगे कॉस्ट शीट पे। एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, एक न्यूमेरिकल जिसमें हम ऑफिस कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और जो तीसरा न्यूमेरिकल होगा उसमें हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। राइट। और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो नीचे छोटी सी बेल है उसको भी प्रेस करिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। राइट। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एक बार हम शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट था लास्ट लेक्चर में भी देखा था। एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, देन टोटल का कॉलम और पर यूनिट का कॉलम। ठीक है। सबसे पहले आप क्या रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है क्वेश्चन में दी गई है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, परचेज दिया होगा, तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करिए, क्लोजिंग को माइनस करिए, तो आपका आ जाएगा ड्रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट लेबर, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं उनको आप रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले, और उनको जब सम करते हैं तो आपका आता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है। प्राइम कॉस्ट का सम आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं वर्क ओवरहेड, या कह लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। ठीक है। तो आपका क्या आता है, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। और अगर आपको वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में क्वेश्चन में डिटेल में दी है, ठीक है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे, तो आपका आएगा नेट वर्क कॉस्ट, या कह लीजिए नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। और अगर वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, स्किप करेंगे, आप ये स्टेप स्किप करेंगे। ठीक है। फिर फैक्ट्री की बात हो गई, उसके बाद क्या आता है, ऑफिस। ठीक है। तो उसके बाद हम ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे। ठीक है। तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमारा आएगा ऑफिस कॉस्ट, या जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। देखिए सबसे पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, फिर उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, और उसके बाद ऑफिस कॉस्ट, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, वो भी आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर फिनिश गुड के बारे में क्वेश्चन में डिटेल दी है कि कुछ ओपनिंग फिनिश गुड भी है, कुछ क्लोजिंग फिनिश गुड भी है, तो क्या करेंगे, ओपनिंग जो फिनिश गुड है उसको आप ऐड करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे, तब आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स सोल्ड हुए हैं, जो गुड्स बिके हैं, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आया है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट ईयर कुछ गुड्स बच गए हों, सारे गुड्स सेल न हुए हों, जितने प्रोड्यूस हुए सारे सेल हुए हों, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। तो अगर लास्ट ईयर के कुछ गुड्स बच गए हैं तो वो क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। और इस साल जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं,
क्या पूरे के पूरे सेल हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है कि कुछ बच गए हों, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। वो क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक, जो नहीं बिका। ठीक है। अब आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा कि अब आप ऐड करेंगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, या कह लीजिए जिसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। अब टोटल कॉस्ट आ जाएगी और फिर आप इसको सेल से कंपेयर करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ये वैसे मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। यहाँ पर क्योंकि हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा शॉर्ट में इसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको कुछ डिटेल दी गई है, यहाँ से आपको फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है। और क्वेश्चन आराम से पढ़िए। और ये जितने भी तीनों मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ये क्वेश्चन अभी मैं कैसे करा जाएगा ये मैं समझा रही हूँ। इसके बाद ये लेक्चर ओवर होने के बाद आप कॉपी में खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप क्वेश्चन कर पाए कि नहीं कर पाए। ओके। तो चलिए, वैसे आप कर लेंगे। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, इसका कॉस्ट शीट जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी और बहुत स्कोरिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में आता ही आता है कॉस्ट शीट पे क्वेश्चन। ठीक है। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम यानी प्रोडक्ट बनाने में जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, यानी ये डायरेक्ट मटेरियल है। अगला क्या है? प्रोडक्टिव वेजेस, यानी वो लेबर जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं उनकी जो वेजेस है, यानी ये क्या हुआ? डायरेक्ट लेबर हुआ। ठीक है। अगला क्या है? अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस यानी वो लेबर जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है। नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसकी सैलरी किस में जाएगी? फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर, ये उसमें जाएगा ना। नेक्स्ट इज कंज्यूमेबल स्पेयर्स। जो स्पेयर पार्ट है फैक्ट्री में, जो स्पेयर पार्ट है ये क्या होंगे? फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल होगा ना। ये डायरेक्ट मटेरियल तो है नहीं, ये होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट इज रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है उसका जो रेंट है वो किस में जाएगा? फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट है मशीन डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर। तो ये क्या होगा? जो डेप्रिसिएशन वगैरह है वो कहाँ लगता है? फैक्ट्री में लगता है ना। तो ये होगा फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑयल एंड ग्रीस। तो ऑयल एंड ग्रीस क्या है? ये है फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ फैक्ट्री क्लर्क। जो फैक्ट्री का क्लर्क है उसकी सैलरी किस में जाएगी? फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट इज रेंट ऑफ फैक्ट्री फर्नीचर। जो रेंट जा रहा है ये क्या है? फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि जितने भी खर्चे क्वेश्चन में दिए हैं वो उन एक्सपेंसेस को, उन कॉस्ट को आप किस हेड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम यही है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। और इन सबके अमाउंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए। चलिए अब करना शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट। ये एक स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं जिससे हम फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम अमाउंट का बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे पर यूनिट की जरूरत नहीं है तो हम पर यूनिट का कॉलम नहीं बना रहे हैं। चलिए, तो हम जानते हैं सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल देखिए दिया गया है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। और कुछ नहीं है डायरेक्ट मटेरियल में, तो आ जाइए डायरेक्ट लेबर पे। डायरेक्ट लेबर देखिए हमने अभी आइडेंटिफाई किया है, डायरेक्ट लेबर है प्रोडक्टिव वेजेस, तो डायरेक्ट लेबर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। इनके अमाउंट हमने रिकॉर्ड कर लिए 50,000, 30,000। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया है 50,000, 30,000। फिर क्या डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया है? तो क्वेश्चन को एक बार देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड करिए, आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आया? आपने ऐड किया, आ गया 80,000। प्राइम कॉस्ट आ गई 80,000। अब प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते थे? याद करिए, प्राइम कॉस्ट में ऐड करते थे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब होता है फैक्ट्री के जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, यानी फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। तो हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है।
तो हमने देखा था फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आ रहा था, एक कंज्यूमेबल स्पेयर पार्ट था, ऑयल एंड ग्रीस था, ठीक है, यही दोनों था फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया कंज्यूमेबल स्पेयर पार्ट, ऑयल एंड ग्रीस, इनका अमाउंट कितना है 1500, जोड़ करके आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर क्या था, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री के क्लर्क की सैलरी और अनप्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है, ये था इनडायरेक्ट लेबर। तो हमने इन तीनों को रिकॉर्ड किया और इनके अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड किए, ठीक है, और फिर इनका सम करके हमने 11,000 यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्वेश्चन में देखिए फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक तो रेंट है फैक्ट्री का, फर्नीचर का, डेप्रिसिएशन है, ठीक है, और कुछ है, हाँ एक और है रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो ये क्या हुआ फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे 3 आइटम दिए हैं फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, हमने ये लिखा और इनका अमाउंट रिकॉर्ड किया, फिर इनका सम करके हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो आप जब इन तीनों को सम करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 17,300, ठीक है। तो ये आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम जानते हैं प्राइम कॉस्ट में जब हम जोड़ते हैं, प्राइम कॉस्ट ये है, प्राइम कॉस्ट में जब हम जोड़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड तो हमारा क्या आता है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 97,300, ये आ गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं ये केवल बता रही हूँ कि क्वेश्चन करेंगे कैसे, कैलकुलेशन पार्ट आपका है और इसमें कैलकुलेशन में केवल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैंने केवल ये बता दिया कि ये क्वेश्चन किया कैसे जाएगा। सबसे पहले जितनी डायरेक्ट कॉस्ट है उनको जोड़िए, आएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है, आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़िए, आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल आइडेंटिफाई करने हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में जो खर्चे हैं वो आप किस हेड में रिकॉर्ड करेंगे, वो खर्चे फैक्ट्री के हैं कि वो ऑफिस के हैं, वो मटेरियल का खर्चा है कि वो लेबर का खर्चा है कि वो एक्सपेंस का खर्चा है। आपको केवल आइडेंटिफाई करना है और उसको वहां प्रॉपर जगह पे रिकॉर्ड करना है और फिर उनको ऐड करना है, बस इतना काम करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको कुछ डिटेल दी गई है, आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऑफिस कॉस्ट भी कहते हैं, मैंने बताया था। देखिए जो भी कॉस्ट है ना उनके कई नाम हैं, जैसे प्राइम कॉस्ट को बेसिक कॉस्ट भी कहते हैं, फर्स्ट कॉस्ट भी कहते हैं, फ्लैट कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। ऐसे ही अगर मैं फैक्ट्री कॉस्ट की बात करूं तो फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट भी कहते हैं, तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑफिस कॉस्ट जो होती है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी ऑफिस कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है। सबसे पहला है मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज यानी प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल जो यूज हुआ है, यानी ये डायरेक्ट मटेरियल है। अगला क्या है, लेबर एम्प्लॉयड, यानी वो लेबर जो मटेरियल बनाने में एम्प्लॉय किए गए हैं, यानी ये डायरेक्ट लेबर है। अगला है सैलरी ऑफ इंस्पेक्टर इंगेज ऑन दिस प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है उस पे एक इंस्पेक्टर है, क्वालिटी इंस्पेक्टर होगा मे बी, क्वालिटी इंस्पेक्टर जो लगा हुआ है उस प्रोडक्ट पे, उसकी सैलरी जो दी जा रही है वो क्या होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली काम कर रहा है तो वो होगा डायरेक्ट लेबर, ठीक है, वो इनडायरेक्ट में नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, लाइटिंग और हीटिंग के खर्चे। अब लाइटिंग और हीटिंग फैक्ट्री में भी होती है, ऑफिस में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि फैक्ट्री और ऑफिस में इस खर्चे को डिवाइड किया गया है 3:2 के रेशो में, ठीक है। तो लाइटिंग और हीटिंग का टोटल खर्चा कितना है 5, जिसमें मैं इधर ऐसे लिख दे रही हूँ, जिसमें फैक्ट्री का कितना है 3, क्योंकि 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है ना, तो फैक्ट्री का है 3, ऑफिस का है 2, ठीक है। ऐसे ही अगला खर्चा क्या है, डेप्रिसिएशन रिपेयर एंड रेंट। अब ये जो डेप्रिसिएशन रिपेयर एंड रेंट है ये फैक्ट्री में भी होगी, ऑफिस में भी होगी, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि 50% फैक्ट्री का है, तो बचा हुआ 50% क्या होगा, ऑफिस का होगा। तो अगर टोटल खर्चा 10 रुपए का है तो 5 रुपए हुआ फैक्ट्री का, 5 रुपए हुआ ऑफिस का, ठीक है। चलिए अगला जो खर्चा दिया है दैट इज म्यूनिसिपल टैक्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। अब फैक्ट्री का भी इंश्योरेंस होगा, ऑफिस का भी इंश्योरेंस होगा, तो इसमें बताया गया है 40% ऑफिस का है, तो बचा हुआ 60% किसका होगा, बचा हुआ 60% फैक्ट्री का होगा, ये अंडरस्टूड है,
ठीक है। तो टोटल खर्चा है 8 रुपए, ये एग्जाम्पल है, 8 रुपए टोटल खर्चा है, ठीक है। तो 8 का हम 60% निकालेंगे, तो 8 का 60% कितना आएगा 4.8, ठीक है। और 8 का 40% कितना आएगा 3.2, यानी ये जो 8 रुपए का खर्चा है इसको हमने इस तरीके से डिवाइड किया, ठीक है। अगला खर्चा क्या है, अगला है ट्रेड सब्सक्रिप्शन। तो ये ट्रेड सब्सक्रिप्शन किस टाइप का खर्चा है, आप जानते हैं ट्रेड सब्सक्रिप्शन है ऑफिस, ये है ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। जो ट्रेड सब्सक्रिप्शन है ये ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिए सारे खर्चे, तो अब इनके अमाउंट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो चलिए अब जल्दी से इनको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाइए, एक अमाउंट का कॉलम बनाइए, एक नहीं दो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इनका सम करके यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो दो आपने कॉलम बना लिए। सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट मटेरियल दिया है, हाँ मटेरियल यूज दिया है, अमाउंट है 120। उसके बाद डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर मैंने बताया था दो हैं, एक लेबर एम्प्लॉयड और एक इंस्पेक्टर की सैलरी, ठीक है। तो आपने दोनों को रिकॉर्ड किया, 80 और 10 है इसका अमाउंट, तो टोटल आ गया 90। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्वेश्चन में है, तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट जितने खर्चे थे उनको सम कर देंगे, तो हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट कितना 210 रुपए, ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। अगला स्टेप क्या होता है, प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन देख के बताइए फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल क्या दिया है क्वेश्चन में, नहीं है, तो छोड़ दीजिए। फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर क्या कुछ क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, तो छोड़ दीजिए। फिर फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, ठीक है। तो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या है, लाइटिंग एंड हीटिंग है, डेप्रिसिएशन है, म्यूनिसिपल टैक्स है, ये तीन खर्चे हैं फैक्ट्री के दिए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और इनका अमाउंट अभी देखिए हमने यहाँ पे निकाला था ना डिवाइड करके, क्योंकि दोनों का कंबाइंड दिया हुआ है, फैक्ट्री और ऑफिस का कंबाइंड खर्चा दिया है, हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो हमने निकाला फैक्ट्री का लाइटिंग का खर्चा है 3 रुपए, डेप्रिसिएशन का है 5 रुपए और टैक्स है 4.8, तीनों को जोड़ा आ गया 12.80, यानी फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया 12.80। अब हम जानते हैं प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो कितना आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई कितना 222 रुपए 80 पैसे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला है कि हम इसमें ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड करते हैं, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड मतलब ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑफिस का इनडायरेक्ट लेबर और ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑफिस कॉस्ट, या जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऑफिस का कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, तो इसे छोड़ दीजिए। इनडायरेक्ट लेबर दिया है, नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। अगला इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, वही जो 3 फैक्ट्री के दिए हैं वही ऑफिस के भी दिए हैं, प्लस यहाँ पे ट्रेड सब्सक्रिप्शन और है, ठीक है। तो लाइटिंग हीटिंग का कितना खर्चा है 2 रुपए, डेप्रिसिएशन का 5 रुपए, म्यूनिसिपल टैक्स 3 रुपए 20 पैसे, यहाँ पे देखिए हमने निकाला था ना डिवाइड करके, ठीक है। तो ये आ गए तीनों हमने रिकॉर्ड कर लिए, साथ में ट्रेड सब्सक्रिप्शन भी है जो ऑफिस का इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। तो आप इन सबको ऐड करेंगे, यू विल गेट 11.20, ठीक है। ये आ गया आपका ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। तो अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ी तो फैक्ट्री कॉस्ट आई, फैक्ट्री कॉस्ट में आपने ऑफिस ओवरहेड जोड़ा तो आ गया आपका आंसर ऑफिस कॉस्ट, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। कितना आंसर आया 234 रुपीज, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, एक बार बता चुकी हूं पहले, मैं केवल तरीका बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमने फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, ऑफिस कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं टोटल कॉस्ट पे। क्वेश्चन क्या है, Mr. Gopal furnished the following data relating to manufacturing of a standard product during the month of April 2010. अप्रैल 2010 में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और मिस्टर गोपाल की फैक्ट्री में शायद बन रहा है, तो इन्होंने कुछ डेटा दिया है, तो उस डेटा की हेल्प से
हमें क्या करना है, वी नीड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। हमें कॉस्ट शीट बनानी है, हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड ये कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिट बताना है अप्रैल के महीने का। ठीक है, तो ये सारे काम करने हैं, डिटेल आपको क्वेश्चन में दी है। सबसे पहला दिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, अब आप 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप खुद समझेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर चार्ज ये क्या है, ये हो गया डायरेक्ट लेबर। अगला है मशीन आवर वर्क, ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। यहाँ पे दिया है मशीन आवर वर्क, यानी मशीन कितने घंटे चल रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद दिया है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट मतलब होता है कि 1 घंटे जब मशीन चलती है तो कितना खर्चा आता है, दैट इज मशीन आवर रेट, तो वो है 5 रुपए। और मशीन कितने घंटे चल रही है, मशीन चल रही है 900 घंटे। ठीक है, अब एक बात बताइए, मशीन कहाँ पे होती है, फैक्ट्री में होती है कि ऑफिस में होती है? मशीन फैक्ट्री में होती है। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो आपको पता होगा। तो ये जो खर्चा है दैट इज रिलेटेड विथ फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, ये जो फैक्ट्री आर वर्कड है 900 घंटे है, और मशीन आर रेट जो दिया है ये किससे रिलेटेड है, ये फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है। ये फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, 900 घंटे फैक्ट्री में जो मशीन है वो 900 घंटे चलती है, और 5 रुपए 1 घंटे का खर्चा है। यानी जो मशीन चलती है उसका टोटल खर्चा कितना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4500 मशीन चलने का खर्चा है। और मशीन कहाँ चलती है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। ठीक है, अगला है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपको दिया है 20% ऑन वर्क कॉस्ट, यानी फैक्ट्री कॉस्ट का 20% है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, अगला है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड आपको दिया है 0.50 पर यूनिट, यानी आपको नंबर ऑफ यूनिट पता होनी चाहिए, तो आप उसको 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। अगला है यूनिट प्रोड्यूस। इस फैक्ट्री में कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रही है अप्रैल के महीने में, 17,100, 17,100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें बिक कितनी रही है, ठीक है, 16,000 सेल हो रही है 4 रुपए के रेट से। ठीक है, और 1100 यूनिट जो है वो क्या हो है, वो नहीं बिकी है, वो अनसोल्ड स्टॉक है। वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा फिनिश गुड का। ठीक है, ये बात समझ में आई। प्रोडक्शन हुआ 17,100 यूनिट का, उसमें सोल्ड कितनी हुई, बिकी कितनी, 16,000। ठीक है, तो बच कितनी गई, 1100 यूनिट जो है वो बच गया, वो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड का, वो अनसोल्ड स्टॉक है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो चलिए हम कॉस्ट शीट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2010। ठीक है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाइए, एक टोटल अमाउंट का कॉलम बनाइए, और एक पर यूनिट का कॉलम बनाइए। पर यूनिट का इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है अलग से, तो एक पर यूनिट का भी कॉलम बनाइए। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं, इसमें ये कितने आउटपुट के लिए हम बना रहे हैं, 17,100। अप्रैल के महीने में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 17,100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा है आउटपुट इज 17,100। ठीक है, चलिए अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है, देखिए ऊपर लिखा है ना 15,000, डायरेक्ट मटेरियल है 15,000। ठीक है, आप डायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट लेबर को रिकॉर्ड करेंगे, तो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया 15,000 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है 9,000। ठीक है, पर यूनिट कैसे निकालेंगे, आप 15,000 को डिवाइड करेंगे 17,100 से। ठीक है, टोटल डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना है, 15,000। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट कितनी बन रही है, 17,100। तो पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड करिए, 15,000 को 17,100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.877। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर को भी आप 17,100 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.526। ठीक है, तो पर यूनिट को निकालने के लिए फिलहाल यहां से लेके यहां तक पर यूनिट निकालने के लिए यू नीड टू डिवाइड विथ 17,100 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड कर लिया, डायरेक्ट लेबर रिकॉर्ड कर लिया। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, तो आप इनको सम करिए, यू विल गेट प्राइम कॉस्ट। तो आपका प्राइम कॉस्ट आ गया 24,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद आप ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, या जिसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, जो मशीन है वो 900 घंटे चल रही है,
और 1 घंटे का जो खर्चा आ रहा है मशीन चलने का वो 5 रुपए आ रहा है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 4500। तो यानी जो प्रोडक्शन ओवरहेड है दैट इज 4500। अब आप इनको ऐड करेंगे, यू विल गेट वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट या कह लीजिए फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 28,500। ठीक है, उसको 17,100 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हैं। तो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है कि वो 20% है वर्क कॉस्ट का। तो वर्क कॉस्ट कितनी आई है 28,500। ठीक है, आप इसका 20% निकालेंगे। तो आप 20% जब निकालेंगे तो आएगा 5,700। ठीक है, कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, 5,700 आया, आपने जब उसको जोड़ा तो आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा नाम क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम है ऑफिस कॉस्ट। तो आपका आ गया ऑफिस कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये जरा ध्यान से अब समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या दिया है क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है, और वो भी डायरेक्टली नहीं दिया है, वो इनडायरेक्टली दिया है। इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं दैट इज 17,100। 17,100 यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसमें सोल्ड कितने हो रहे हैं 16,000 सोल्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है वो कितना है, वो 1100 है। डायरेक्टली नहीं दिया है बट इनडायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है कि कुछ अनसोल्ड स्टॉक बच रहा है, वो कितना है 1100 है। ठीक है, तो हम जानते हैं जब हम ऑफिस कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 1100 यूनिट। ठीक है, 1100 यूनिट दी गई है, बट इसका अमाउंट कैसे निकलेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए पर यूनिट की कॉस्ट जो आई है दैट इज 2 रुपीज। आप साथ में ये पर यूनिट भी कैलकुलेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है दैट इज ₹2 पर यूनिट। ठीक है, तो इसीलिए ये जो 1100 यूनिट है इसको हम 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, जो फिनिश गुड है उसका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 2200। ठीक है, कैसे आई, ये 2 रुपए यहाँ पे आपने पर यूनिट निकाला है और 1100 को आपने 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया 2200 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। राइट, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला स्टेप भी वैसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, बट सेलिंग ओवरहेड क्या दिया है आपको कि 0.50, क्वेश्चन में देखिए सेलिंग ओवरहेड है कि 0.50 पर यूनिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट जितनी सोल्ड हो रही है, जितनी बिक रही है वो यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो 16,000 यूनिट बिक रही है, क्वेश्चन में दिया है ना 16,000 यूनिट बिक रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16,000। बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 17,100, बट 17,100 तो केवल प्रोडक्शन हुआ है ना, बिका कितना है। सेलिंग ओवरहेड में तो वही कंसीडर करेंगे ना जो सोल्ड हुई है। तो सोल्ड हुई है 16,000, तो 16,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से तो हमारा आ जाएगा 8,000। ठीक है, हमारा आ जाएगा 8,000। और फिर हम ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इसको हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से ऐड किया तो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आया 40,000, 40,000 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर हम सेल्स से कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, जो कुछ भी है वो आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हमारा निकल गया है, अब सेल्स निकालनी है, ये अब निकालनी है ना, सेल्स निकालनी है। तो क्वेश्चन में बताइए सेल्स दी है क्या, क्वेश्चन अब ढंग से पढ़िए, बताइए सेल्स दी है क्या। तो आप देखेंगे सेल्स डायरेक्टली नहीं दी है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको बताया गया है कि 16,000 यूनिट सोल्ड हुई है और 4 रुपए पर यूनिट के रेट से सोल्ड हुई है। ठीक है, तो 16,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 64,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 40,000
और सेल्स आ गई 64,000। तो आप जब इनको माइनस करेंगे, कंपेयर करेंगे, सेल्स ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो देयर इज अ प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट है कितने का? 24,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये जो आखिरी के 3 स्टेप है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अच्छा, एक चीज और है, आप यहाँ तक ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आप जो पर यूनिट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 17,100 से डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था। पर यूनिट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की स्टेज तक आप 17,100 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे हम बात करेंगे उन यूनिट्स की जो बिकी हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो हम 17,100 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे से लेके जो आगे के फिगर्स हैं, प्रॉफिट, सेल्स, यहाँ पर हमें पर यूनिट निकालने के लिए हमें 16,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो अंडरस्टूड है ना, क्योंकि 16,000 यूनिट बिक रही है, तो हम 16,000 से डिवाइड करेंगे पर यूनिट निकालने के लिए। तो ये जितने भी ये सारे फिगर्स हैं ना, इनको 16,000 से डिवाइड किया गया है पर यूनिट निकालने के लिए। तो यहाँ गलती मत करिएगा, यहाँ 17,100 से नहीं डिवाइड करेंगे, आप 16,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी केसेस हैं। देखिए, इसमें पर यूनिट भी आपको अलग से कैलकुलेट करना है, आपको थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का भी ध्यान रखना है, एमएचआर जो मशीन आर रेट है उसका भी कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं एक साथ। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन करना सीखा कॉस्ट अकाउंटिंग के, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्वेश्चन अब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।